हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग हमारा अद्भुत संसार कक्षा 4 के लिए पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास की दुनिया का पाठ 2 अपने परिवेश को जानना पढ़ेंगे। घर वापस लौटते हुए विद्यालय की कक्षाएं समाप्त हो गईं और छुट्टी की घंटी बज गई। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पुस्तकालय में दिखाई गई अद्भुत पुस्तकों के बारे में उत्साह से बातें कर रहे थे। विद्यालय की बसें और बहुत से ई रिक्शा विद्यालय के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। नव्या ने अपने दादाजी को विद्यालय के प्रवेश द्वार के बाहर खड़े देखा। वह दौड़ती हुई उनके पास गई और बोली, दादाजी, आज हम बाजार वाले रास्ते से चलते हैं। वे चलकर बस स्टैंड पर गए, जहां कुछ लोग पहले से ही बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये बस स्टैंड है और यहाँ पर नव्या है और नव्या के दादा तथा और भी लोग बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बस आई, दरवाजे खुले और सब लोग एक एक करके बस में चढ़ गए। नव्या को खिड़की के पास बैठने का स्थान मिल गया और वह बाहर देखने लगी। जैसे ही बस एक कोने पर लाल रंग की डाक पेटी के पास से गुजरी, वैसे ही नव्या ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, दादाजी, देखो डाक पेटी। दादाजी बोले, हाँ नव्या, तुम पत्र लिखकर इसमें डाल सकती हो। उन्होंने आगे बताया, जब मैं छोटा था तो मैं अपने भाई को पत्र लिखा करता था। वह उस समय एक अन्य शहर में पढ़ाई कर रहा था। यह है डाक पेटी और यह है डाकघर और यह है पोस्टमैन जो हमारे घर की चिट्ठियाँ लाता है। मैं वह पत्र डाक पेटी में डाल देता था, फिर डाकिया उसे डाकघर ले जाता था। डाकघर में पत्रों को अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार छांटा जाता और उनके गंतव्यों तक भेज दिया जाता था। ये डाकघर विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। गतिविधि: अपने मित्र को पत्र लिखिए और उसे डाक पेटी में डालिए। सभी बच्चे अपने अपने दोस्तों को पत्र लिखेंगे और फिर डाक पेटी में डालेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को डाकघर दिखाने के लिए ले जा सकते हैं। वहाँ वे डाकघर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षण संकेत: विद्यार्थियों को एक दूसरे को अथवा 3-3 के समूहों में पत्र लिखने के लिए प्रेरित कीजिए, जिसमें सभी विद्यार्थी पत्र भेजें और प्राप्त करें। इसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी पत्र लेखन का अनुभव और पत्र भेजने और प्राप्त करने का आनंद प्राप्त करें। विद्यार्थियों को अपनेपन और पारस्परिक संवाद का महत्व समझाएं। लिखिए, क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने कभी कोई पत्र या पार्सल भेजा या प्राप्त किया है? आप लोगों के यहाँ तो आजकल बहुत पार्सल आते हैं, ऑनलाइन आप लोग सामान भी मंगाते हैं, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। डाकघर लोगों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखने में कैसे सहायता करता है? क्योंकि हम लोग चिट्ठियाँ भेजते हैं और हमारी चिट्ठियाँ वहाँ तक पहुँचती हैं। क्या आप जानते हैं, बहुत पहले लोग नगाड़े की थाप पर मुनादी और पत्थरों का चित्र उकेर कर संवाद करते थे। ये देखो मुनादी बजा रहा है।
फिर बाद में क्या हुआ? बाद में लोग संदेशवाहकों और कबूतरों के द्वारा पत्र भेजने लगे। ये देखो, कबूतर लेटर लेके जा रहा है और ये संदेशवाहक है जो संदेश लेकर आया है। बहुत समय के बाद डाक सेवा आरंभ हुई। इसका उपयोग पत्र, पार्सल और महत्वपूर्ण प्रलेख भेजने के लिए किया जाने लगा। इसके बाद फिर इसका प्रयोग किया गया, डाक सेवा का। फिर उसके बाद समय के साथ टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न जैसी नई खोजों ने संचार और सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बना दिया। पहले हम लोग चिट्ठी में से बात करते थे और अब हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल फ़ोन से भी बात करते हैं। आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का उपयोग करने वाले कंप्यूटर हैं। इंटरनेट की सहायता से हम कुछ ही सेकंड में कहीं से भी किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था? नव्या ने पूछा। दादाजी हंसते हुए बोले, नहीं नव्या, पहले हम पत्र लिखा करते थे। कभी कभी उत्तर आने में कई सप्ताह लग जाते थे। 1 सप्ताह, यह तो सचमुच बहुत लंबा समय है, नव्या ने आश्चर्य से कहा। दादाजी ने कहा, हाँ, अब मोबाइल फ़ोन और ईमेल के कारण संचार बहुत तीव्र हो गया है, परंतु कभी कभी मुझे हाथ से लिखे पत्रों को भेजने और पाने का आनंद याद आता है। गतिविधि: बड़ों से साक्षात्कार। अपने आस पड़ोस के वृद्ध लोगों से बात कीजिए और पता लगाइए कि जब वे आपकी आयु में थे तब वे एक दूसरे से कैसे संवाद स्थापित करते थे। उनके उत्तरों की तुलना आज के समय में और अपने मित्रों के संवाद करने के ढंग से कीजिए और नीचे दी गई तालिका को भरिए। श्रेणी: पहले के समय में संचार, वर्तमान समय में संचार। संचार के प्रकार: पत्र, टेलीग्राम। पहले क्या था? पत्र और टेलीग्राम। अब क्या है? इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल संदेश। संचार की गति बहुत धीमी थी। कई दिनों में, कई हफ्तों में भी पत्र आते थे और 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन भी लग जाते थे और कभी कभी तो नहीं भी आते थे। अत्यंत तीव्र, कुछ ही सेकंड में। आज के समय में हम लोगों को तुरंत समय हर सूचना प्राप्त हो जाती है। संचार की आवृत्ति कम, ज़रूरत पड़ने पर ही। आज के समय बहुत अधिक, हर समय उपलब्ध है। संचार की भाषा औपचारिक और विस्तार में लिखी गई। आजकल क्या है? संक्षिप्त, सरल और इमोजी युक्त। संचार में आने वाली चुनौतियाँ: पत्र का खो जाना या देरी से पहुँचना, नेटवर्क की समस्या और आँखों पर प्रभाव। समय के साथ लोगों के संवाद करने के विविध प्रकार विकसित हुए हैं। पहले के समय में सामान्यतः इसके लिए पत्रों का उपयोग होता था, किंतु वर्तमान में मोबाइल, संदेश और वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद बहुत तीव्र हो गया है। नई प्रौद्योगिकियों ने परस्पर एक दूसरे के संपर्क में बने रहना सरल कर दिया है। चर्चा कीजिए। पहले के समय में पत्रों को एक दूसरे तक पहुंचने में बहुत समय लगता था। आपको क्या लगता है कि इससे सूचनाओं के आदान प्रदान पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? तब बहुत कठिनाई होती थी। अगर कोई आवश्यक सूचना है तो हमें देर से मिलती थी और नहीं भी मिलती थी। तब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब लोग जिस तरह संचार करते हैं वह पहले से किस प्रकार भिन्न है। अब तो हम बहुत ही तीव्र गति से संचार का माध्यम है मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। आजकल छोटे छोटे संदेशों से समाचार साझा करना सरल हो गया है, परंतु कभी कभी गलत सूचना भी बहुत तीव्रता से प्रसारित हो जाती है। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो समाचार हम साझा कर रहे हैं वह सही हो?
एक मोड़ पर बस घूमी तो नव्या ने एक मेट्रो रेल को जाते देखा। वह चौंक कर बोली, देखिए तो दादाजी, रेल कितनी तीव्र गति से चल रही है। नव्या, मेट्रो रेल बहुत तीव्र गति से चलती है। इसके अतिरिक्त ऊंचे रास्ते भी होते हैं जिन्हें ऊपरीगामी सेतु फ्लाईओवर कहा जाता है। ये वाहनों को व्यस्त सड़कों और चौराहों के ऊपर से पार करने में सहायता करता है। इससे यात्रियों का समय बचता है। दादाजी ने समझाया, कुछ ऊपरीगामी सेतु मेट्रो के लिए बनाए जाते हैं और कुछ बसों और कारों के लिए। दादाजी ने आगे कहा, ये आधुनिक सुविधाएं और सेवाएं जैसे ऊपरीगामी सेतु और मेट्रो हमारे लिए जीवन को सरल बना रही हैं, किंतु अनेक पशु पक्षी और वृक्ष जो पहले यहाँ होते थे, अब इन सब परिवर्तनों के कारण यहाँ नहीं हैं। नव्या ने कहा, मैं सोचती हूँ कि क्या हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए विकास कर सकते हैं। दादाजी ने कहा, हाँ, संतुलन बनाकर ऐसा किया जा सकता है। अगर हम वृक्ष लगाएं तो हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। लिखिए, आप यातायात के किस साधन का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। मैं स्कूल जाने के लिए साइकिल या बस का सबसे अधिक उपयोग करता हूँ। क्या आप नीचे दिए गए चित्रों में दिखाई गई संरचनाओं एवं यातायात के साधनों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें साझा कर सकते हैं कि इन्होंने यात्रा को तीव्र और संपर्क को बेहतर कैसे बनाया है। ये है ऊपरीगामी सेतु। ये क्या है? पुल। ये पहले के ज़माने में ऐसे पुल अधिकतर मिलते थे। ये क्या है? मेट्रो रेल, जो बहुत तीव्र गति से चलती है। ये क्या है? हवाई जहाज़। यह है बुलेट ट्रेन, या इसे तीव्र रेल भी कहते हैं, बहुत स्पीड से चलती है। यह है रज्जुमार्ग, रोपवे। जब हम पर्वतों की ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना होता है तो हम रोपवे से चढ़ते हैं। पता लगाइए, जब आपके माता पिता और दादा दादी आपकी आयु के थे तब वे विद्यालय या अन्य स्थानों पर कैसे जाते थे। क्या यह आपके आज की यात्रा के प्रकार से भिन्न है? नीचे दी गई तालिका में अपना विवरण लिखिए। आप कैसे स्कूल जाते हो? स्कूल वैन से, बस से, साइकिल से और ई रिक्शे से। मम्मी पापा कैसे जाते थे? साइकिल से जाते थे, बस से जाते थे और पैदल जाते थे। दादा दादी पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे और साइकिल से जाते थे। तब ई रिक्शे, वैन, ये सब बहुत कम मिलते थे, नहीं थे। कुछ समय बाद कुछ लोग एक बस स्टैंड पर उतरे जो एक चिकित्सालय के पास था। नव्या ने चिकित्सालय के बाहर एक बैनर देखा जिस पर लिखा था, नेत्र जांच शिविर। बहुत से लोग उस अस्पताल की ओर जा रहे थे। यह क्या है? इतने सारे लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। दादाजी ने उत्तर दिया, नव्या, यह एक चिकित्सालय है। लोग जब अस्वस्थ होते हैं तब यहाँ आते हैं। कुछ साल पहले मैं तुम्हारी दादी को उनकी आँखों का ऑपरेशन करवाने के लिए यहाँ लाया था। चिकित्सकों ने उनकी आँखों की रोशनी बेहतर कर दी, जिससे उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। यह चिकित्सालय हमारे समुदाय का एक महत्वपूर्ण भाग है। आज यह आँखों की जांच के लिए शिविर आयोजित कर रहा है। लिखिए, उन लोगों की सूची बनाइए जो चिकित्सालय या स्वास्थ्य केंद्र में कार्य करते हैं और नीचे दी गई तालिका में उनके काम लिखिए।
तालिका में एक उदाहरण दिया गया है। व्यक्ति, चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र में भूमिका। चिकित्सक रोगियों का उपचार करते हैं और दवाइयाँ लिखते हैं। डॉक्टर क्या करता है? रोगियों का उपचार करता है तथा दवाइयाँ लिखता है। नर्स मरीजों की देखभाल करती है, समय पर दवा देती है, इंजेक्शन लगाती है। लैब तकनीशियन मूत्र, रक्त आदि की जांच करते हैं। फार्मासिस्ट डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ मरीजों को देते हैं। भविष्य के लिए बचत। बस उनके घर के निकट एक स्टैंड पर रुकी। दादाजी और नव्या बस से उतर गए। घर जाते समय वे एक बैंक के समीप से निकले जहां एक एटीएम मशीन लगी थी। नव्या ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, यह कैसी मशीन है? दादाजी ने बताया, यह एटीएम मशीन है। इसका पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह हमें किसी भी समय आवश्यकता के अनुसार बैंक से पैसे निकालने में सहायता करती है। नव्या ने पूछा, परंतु दादाजी, हम अपना धन बैंक में रखते ही क्यों हैं? बैंक एक ऐसा विशेष स्थान है जहां हमारा धन सुरक्षित रहता है। यह हमें हमारी भावी आवश्यकताओं के लिए बचत करने में भी सहायता करता है। दादाजी ने उत्तर दिया, जब मैं तुम्हारी आयु का था तब एटीएम नहीं होते थे। हमें बैंक जाना पड़ता था और लंबी कतारों में लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। इसके अतिरिक्त हम डाकघर से मनी ऑर्डर के माध्यम से पैसे भेजते थे, परंतु अब हम मोबाइल फ़ोन से कुछ ही सेकंडों में पैसे ऑनलाइन भेज सकते हैं। मामा जी ने रक्षाबंधन पर हमारे लिए उपहार खरीदने के लिए मम्मी को पैसे इसी प्रकार भेजे थे। नव्या ने उत्साह से कहा, हाँ, तुम सही कहती हो। प्रौद्योगिकी ने बहुत से कामों को सरल बना दिया है। दादाजी ने सहमति जताई। सुहाने सपने, सुरक्षित भविष्य। ये क्या है? एक बैंक है। यदि आपको किसी को पैसे भेजने हो तो आप कौन सी विधि चुनेंगे? फ़ोन का उपयोग करके, मनी ऑर्डर द्वारा अथवा किसी अन्य विधि से? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। लिखिए, यदि आपको जेब खर्च पॉकेट मनी मिलता है तो क्या आप उसे बचाते हैं? यदि हाँ, तो आप अपनी बचत कहाँ रखते हैं? हम अपनी बचत कहाँ रखते हैं? गुल्लक में। आपको क्यों लगता है कि पैसे बचाना आवश्यक है? क्योंकि ज़रूरत में काम आते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए या कोई आपात स्थिति आ जाए तो उस बचत वाले पैसे से हम अपना कार्य कर सकते हैं। अधिक पैसे बचाने के लिए आप और कौन-कौन से उपाय कर सकते हैं? अधिक पैसे बचाने के लिए हम अनावश्यक चीज़ों को ना खरीदकर आवश्यकता की चीज़ें खरीदेंगे, जिससे हमारे पैसे बच जाएंगे। अपने परिवार के किसी सदस्य से उनकी बैंक पासबुक दिखाने का निवेदन कीजिए। पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों को लिखिए। खाता धारक का नाम, खाता संख्या, बैंक की शाखा का नाम, IFSC कोड। ये है हमारी पासबुक का फ्रंट पेज। ये क्या है? अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर मतलब खाता संख्या। ये कस्टमर नेम मतलब खाता धारक का नाम। ये है बैंक का शाखा का नाम। ये क्या है? खाता धारक की फ़ोटो, जिसका बैंक अकाउंट है उस व्यक्ति की फ़ोटो। अपने आसपास के किसी बैंक में जाकर या अपने बड़ों से पूछकर जानकारी लीजिए कि बैंक कैसे काम करता है। इसके पश्चात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैसों की बचत के अतिरिक्त लोग बैंकों का और क्या क्या उपयोग करते हैं? बैंकों में लोन लेते हैं, गहने या दस्तावेज सुरक्षित रखने के काम आता है।
पेंशन रखने आदि के काम आता है। एटीएम क्या होता है और ये लोगों की सहायता कैसे करता है? यह एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन है जो 24 घंटे पैसे निकालने की सुविधा देती है। इसमें हर समय पैसे निकाल सकते हैं और हमें लाइन में भी नहीं खड़ा होना पड़ता है। किसी भारतीय मुद्रा का नोट लीजिए, उसे ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग 10, 50 और 100 रुपये को देखकर उनके उत्तर दे सकते हैं। नोट का मूल्य क्या है? उदाहरण, अगर हमने एक नोट लिया जिसमें ये लिखा है तो हम क्या बोलेंगे? ये नोट 100 रुपये का है। नोट पर कितनी भाषाएं दिखाई दे रही हैं? नोट के पिछले भाग में 15 भाषाएं होती हैं। मुख्य भाग पर हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर कुल 17 भाषाएं होती हैं। नोट पर कौन कौन से चित्र या प्रतीक बने हुए हैं? उत्तर, महात्मा गांधी, अशोक स्तंभ, चश्मा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सील प्रतीक, ऐतिहासिक स्मारक आदि। शिक्षण संकेत, किसी बैंक के क्षेत्र भ्रमण फील्ड विजिट की व्यवस्था कीजिए। आपके अगल बगल जो बैंकें हैं उनमें हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि बैंकों में हम लोग कैसे पैसा निकालते हैं, कैसे अपना अकाउंट खुलवाते हैं। क्या आप जानते हैं, बहुत पहले लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए करते थे। उदाहरण के लिए, एक किसान किसी चरवाहे से दूध के बदले गेहूं का आदान प्रदान कर सकता था। हालांकि सही विनिमय, साझेदार और सही मूल्य ढूंढना हमेशा सरल नहीं होता था। आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। अपने आसपास का अवलोकन, जैसे ही नव्या घर पहुंची, वह दौड़ती हुई अपने भाई के पास गई और उसके साथ अपने अनुभव साझा किए। सार्वजनिक स्थल लोगों को स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता या पर्यावरण से संबंधित सेवाएं प्रदान करके उनकी सहायता करते हैं। इनमें चिकित्सालय, बैंक, डाकघर, पुलिस थाना, सार्वजनिक पुस्तकालय, बस स्टैंड आदि स्थान सम्मिलित हो सकते हैं। नव्या ने एक पेंसिल और कागज लिया और अपने आसपास पड़ोस का मानचित्र बनाने बैठ गई। सूर्योदय के आधार पर उसने पूर्व दिशा को पहचाना। इसके आधार पर उसने अपने घर के चारों ओर के सार्वजनिक स्थानों को कागज पर चित्रित किया। पूर्व की दिशा वाले स्थान कागज के दाईं ओर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार उत्तर दिशा के स्थान पर ऊपर की ओर, दक्षिण दिशा के स्थान नीचे की ओर और पश्चिम दिशा के स्थान बाईं ओर दिखाई देते हैं। मानचित्र पर दिशाओं का निरूपण इस प्रकार होता है: ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। ये हमारा ये रोड है, ये ऊपर उत्तर है, ये क्या है? चिकित्सालय, हॉस्पिटल। ये पश्चिम बाईं ओर ये डेयरी है और ये पूर्व दाईं ओर है, ये दवा विक्रेता है दाहिनी ओर। ये क्या है? नीचे की ओर दक्षिण है, ये क्या है? डाकघर। ये देखो पत्र पेटी रखी है, ये क्या है? पोस्ट ऑफिस। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और लिखिए कि नव्या के घर के समीप उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में कौन कौन से स्थान हैं। तो उत्तर में चिकित्सालय, पूर्व में दवा विक्रेता, पश्चिम में डेयरी और दक्षिण में डाकघर। ये रहा नव्या का घर। उत्तर में चिकित्सालय, पश्चिम में डेयरी और पूर्व में दवा विक्रेता, दक्षिण नीचे डाकघर। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखिए और कल्पना कीजिए कि आपका विद्यालय मध्य में है। विद्यालय के समीप कौन कौन से भवन या क्षेत्र हैं, उनके नाम और उनकी दिशाएं नीचे दिए गए स्थानों में लिखिए। उत्तर खेल का मैदान, पूर्व मंदिर, पश्चिम बगीचा, दक्षिण मुख्य सड़क। ये हमारा उत्तर में खेल का मैदान है और ये पश्चिम में बगीचा है, पूर्व में मंदिर है और दक्षिण में
मुख्य सड़क है। कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विद्यालय के पास अपने प्रिय स्थान पर जाने का मार्ग बता रहे हैं। आप दिशाओं, बाएं, दाएं, आगे, पीछे और पहचान चिन्हों, लैंडमार्क का उपयोग करके इसे कैसे समझाएंगे? तो हम बताएंगे कि मुख्य मार्ग स्थान क्या है? मंदिर। विद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर निकलकर दाहिनी ओर मुड़े। थोड़ी दूर चलने पर समोसे की दुकान दिखेगी। उधर से मुड़ते ही आपको सामने मंदिर दिखाई देगा। गतिविधि: अपने विद्यालय के से सार्वजनिक पुस्तकालय अथवा निकट के किसी अन्य स्थान तक का मार्ग दिखाने वाला मानचित्र बनाइए। इस मानचित्र में उद्यान, दुकानें, चिकित्सालय, बस स्टैंड आदि जैसे विशिष्ट स्थानों के पहचान चिन्ह अंकित कीजिए। ये है हमारा अस्पताल, ये हमारा पार्क, ये है दुकान, ये हमारा विद्यालय, ये है बस स्टैंड और ये है पुस्तकालय। आइए विचार करें। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक महीने तक खर्च करने के लिए रुपए 100 हैं। आपका काम यह योजना बनाना है कि कैसे बुद्धिमानी से खर्च करें और बचत करें। स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तुएं, खिलौने आदि के लिए अपने खर्चों के विषय में सोचिए। निर्धारित कीजिए कि आप अपनी गुल्लक में कितना बचाएंगे और कितना अपने खर्चों के लिए उपयोग में लाएंगे। इस योजना को बनाने के बाद सोचिए कि धन बचाने से आपको भविष्य में कैसे सहायता मिल सकती है। अपना आय व्यय पत्रक बनाने के लिए नीचे दी गई तालिका का उपयोग कीजिए। श्रेणी: नियोजित राशि। आपने यह राशि क्यों चुनी? बचत: रुपए 30। यह राशि गुल्लक में जमा करूंगी क्योंकि विपत्ति काल या आपातकाल में काम आ सके। और व्यय, हमारे पास कितने रुपए थे? 100 में से हमने 30 रुपये अपनी गुल्लक में डाल दिए और 70 रुपये हम व्यय करेंगे। यह रुपए अपनी पढ़ाई, खाने पीने और अन्य ज़रूरतों को पूरा कर सकूं, इसलिए हमने 70 रुपये खर्च करने के लिए रख लिए। कल्पना कीजिए कि अपने आस पड़ोस को उत्तम बनाने का दायित्व आपके समूह पर है। चर्चा कीजिए कि इसके लिए आप कौन सी नई सेवाएं या सुविधाएं जोड़ना या सुधारना चाहेंगे। बताइए कि ये परिवर्तन समुदाय में सभी व्यक्तियों के लिए कैसे सहायक होंगे। हम सार्वजनिक पार्कों की सफाई आदि करके सहायता कर सकते हैं। कक्षा गतिविधि के रूप में अपने आसपास के वरिष्ठों की सहायता लीजिए और उन लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने कोविड-19 के दौरान समुदाय की सहायता की थी। इनमें चिकित्सक, नर्स, स्वच्छता कर्मचारी, दुकानदार, शिक्षक और अन्य लोग सम्मिलित हो सकते हैं। चर्चा कीजिए कि उन्होंने समुदाय को कैसे सुरक्षित बनाया और उन्हें धन्यवाद देना क्यों आवश्यक है। चिकित्सक: बीमारी के समय कोरोना पीरियड पर चिकित्सकों ने हमारी बहुत सेवा करी। नर्सें निस्वार्थ अपनी जान पर खेल के मरीजों का इलाज करती रहीं। सफाई कर्मचारी, शिक्षक, पुलिसकर्मियों ने हम लोगों की सहायता किया। क्या आप नीचे दिए गए बॉक्स में प्रत्येक सेवा में सम्मिलित व्यक्तियों और वाहनों की सूची दे सकते हैं? एक उदाहरण दिया गया है। पुलिस थाना, पुलिस अधिकारी, सिपाही, गश्ती जीप। चिकित्सालय: चिकित्सक, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस चालक और एम्बुलेंस। अग्निशमन केंद्र, अग्निशमन केंद्र, दमकल कर्मी, चालक या दमकल की गाड़ी। डाकघर: पोस्ट मास्टर, डाकिया और क्लर्क। पुस्तकालय: पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक क्लर्क, बुक मोबाइल वैन और चलता फिरता पुस्तकालय। थैंक यू बच्चों। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू।